भूसंचरण, ज्वालामुखी और भूकंप। भूसंचरण को अंग्रेजी में कहते हैं अर्थ मूवमेंट, और ज्वालामुखी को अंग्रेजी में कहते हैं वोल्केनो, और भूकंप को अंग्रेजी में कहते हैं अर्थक्वेक। तीसरा चैप्टर्स पढ़ने के पहले अभी जो 2 चैप्टर्स पढ़ाई हुई है उस पर थोड़ा सा व्याख्या जरूरी है, तो आगे का कड़ी जोड़ने में आपको सहूलियत होगी, समझने में सहूलियत होगी। फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ाया गया था आपको याद ही होगा, और वह था इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक भाग। और दूसरा पार्ट पढ़े थे, लिख भी देते हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, और दूसरा पढ़े थे मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और तीसरा आज पढ़ना है भूसंचरण, अर्थ मूवमेंट, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। तो फर्स्ट चैप्टर्स का हल्का चर्चा कर दे रहे हैं पहले उसमें, ताकि आपको याद रहे कि पृथ्वी के आंतरिक भागों को मूलतः है 3 भागों में बांटा गया है, याद करने के लिए। तो फर्स्ट जो पार्ट है वह है भूपर्पटी, दूसरा है मैंटल, और तीसरा है कोरमंडल। और सतह से केंद्र की जो गहराई होती है किसी भी गोल चीज का वो त्रिज्या कहलाती है। अगर पृथ्वी अगर स्फेरिकल बॉडी है तो उसकी भी त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, मोटा मोटी सब पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो चैप्टर्स पढ़े थे मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, उसमें मेनली आपको रॉक के बारे में पढ़ाया गया था। बनावट की दृष्टि से रॉक 3 प्रकार के हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, और इस पर क्वेश्चन आंसर भी करा दिए गए हैं। पहले चैप्टर समझा दिया गया और उसके बाद पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता दिया गया। अब आइए इसके आगे का जो तीसरा है, क्रम से पढ़ाया जा रहा है ज्योग्राफी का तीसरा, फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिजिकल ज्योग्राफी का जो तीसरा है वह है अर्थ मूवमेंट, भूसंचरण, ज्वालामुखी और भूकंप। ये तीनों जो टर्म है तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। भूसंचरण, भू माने पृथ्वी, और संचरण का मतलब होता है मूवमेंट। आपको बताए थे कि अगर यह पूरा पृथ्वी ऐसे गोल है तो 71% में वाटर बॉडी है और 29% में लैंड बॉडी है, जो भूखंड है। तो आज जो 7 कंटिनेंट्स हैं, एक कंटिनेंट्स पर आदमी नहीं रहता है, जो 6 कंटिनेंट्स हैं, वे सारे के सारे कंटिनेंट्स 700 मिलियन ईयर्स एगो 700 मिलियन ईयर्स एगो एक ही स्थल खंड में जुड़ा हुआ था। और 700 मिलियन ईयर्स एगो जिसका नोमेनक्लेचर था पैंजिया, उसका नोमेनक्लेचर था पैंजिया, कालांतर में वे टूटने लगे। और 120 मिलियन ईयर्स एगो, यहां से अब चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट बात आपको जानना है, 120 मिलियन ईयर्स एगो, तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 120 मिलियन जब निकालेंगे तो यह करीब 12 करोड़, करीब का 12 करोड़ वर्ष पहले एक विशालकाय भूखंड जो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। सबसे आरंभिक में क्या कहा था, पैंजिया। सबसे जो सारे जो भूखंड है अलग अलग हैं, और उन भूखंडों के बीच में जो समुद्र जो पार्ट देखते हैं वही समुद्र का निर्माण हो जाता है। जैसे भूखंड कोई ऊपर चला गया, कोई नीचे चला गया, कोई बाएं चला गया, कोई दाहिने चला गया, और बीच में चूंकि 71% में तो वाटर बॉडी है और 29% में जो 7 कंटिनेंट्स है वो सारे आपस में मिले हुए थे, सारे आपस में मिले हुए थे। तो 120 मिलियन ईयर एगो, करीब 12 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना लैंड नामक विशाल भूखंड टूटने लगा। कैसे टूटने लगा, तो उसके टूटने का कारण नहीं था भूसंचरण, अर्थ मूवमेंट, ज्वालामुखी और समुद्री बाढ़। ये तीनों शक्तियां एक साथ लग गया, और ये तीनों शक्तियां जब एक साथ लग गया तो एक विशाल भूखंड जो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था वह टूटने लगा। और आपका जो भारत है, खासकर पूर्वी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी भारत, अंटार्कटिका आदि आदि भाग गोंडवाना लैंड का ही एक भाग। तो 120 मिलियन ईयर्स एगो जो गोंडवाना लैंड था वो टूटने लगा। और भारत का जो प्रेजेंट रूप आप देखते हो, दुनिया का 7वां बड़ा देश है, उसमें साउथ इंडिया का पार्ट था गोंडवाना लैंड का, और ऊपर वाला पार्ट को अंगारा लैंड कहा गया। ऊपर वाला को क्या कहा गया, अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड, और नीचे वाला को गोंडवाना लैंड। और उस दोनों के बीच में था टेथिस भूषण नदी, जिस पर आज हिमालय पर्वत का निर्माण है। तो ऊपर वाला जो भूखंड था वह था अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो भूखंड था वह है गोंडवाना लैंड, और बीच का जो पार्ट था वह था टेथिस महासागर।
कभी, और वह भूपरपटी की ऐसे दबाव के चलते वहाँ पर एक पहाड़ बना जो हिमालय पहाड़ के नाम से जाना जाता है। तो अभी ये आपको जाना है, फर्स्ट टर्म है भू संचरण। तो ये भू संचरण चूंकि गोंडवाना लैंड के टूटने से बना, इसमें एक चीज जाना होगा कि ये जो विशाल भूखंड है, धरती के जो अंतर्जात बल है वो ऊपर से मैग्मा वगैरह जो ऊपर की ओर आता है, और ऊपर क्या कुछ तो रास्ते में ही जब जाता है, पहले ही बताए थे आपको चट्टान वाले चैप्टर्स में, और कुछ फूट करके ऊपर में आ जाता है। तो ये जो भू संचरण है हमारा, जो फर्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना भू संचरण में, और जो प्लेट है किस तरह से भू संचरण, भू का अर्थ होगा अर्थ, अर्थ में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, और ये इसमें एक चीज जानना जरूरी है, वह है प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट। प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट जो है ये जानना जो है, विवर्तनिकी सिद्धांत, टेक्टोनिक कंसेप्ट। तो ये जो 6 जो प्लेट हैं, धरातल पर कितने प्लेट हैं मुख्यतः, ऐसे तो 20 छोटे छोटे प्लेट हैं। भू आपको पहले भी बताए थे कि अगर पृथ्वी ऐसे गोल है और ये यहाँ से यहाँ तक, तो भूपरपटी के बारे में जानना है। भूपरपटी जो बने हुए हैं वो स्थल खंड जो है वे अप टू 100 किलोमीटर नीचे तक है। अप टू कितना है, 100 किलोमीटर नीचे तक भूपरपटी है, और 100 किलोमीटर को कालांतर में सब एक साथ थे। और ये प्लेट दृढ़ भूखंड है, और ये प्लेट जो है 6 प्लेट्स मेनली है, और 20 और प्लेट्स हैं। और 6 प्लेट्स में जो फर्स्ट प्लेट्स हैं वो है यूरेशियाई, यूरोप और एशिया का जो प्लेट हो गया तो उसको होते हैं यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट ये आपस में मूविंग करते रहते हैं, ये आपस में चलते रहते हैं, और यही जब आपस में टकराते हैं तो बड़े पर्वतों का निर्माण होता है। पहले प्लेट का नोमेनक्लेचर जान जाए, कितने प्लेट हैं, 6 इंपॉर्टेंट प्लेट्स है। उसमें यूरेशियाई प्लेट्स फर्स्ट हो गया। उससे नीचे में आएंगे तो अफ्रीकी प्लेट, आपका इंडियन प्लेट भी है, भारतीय प्लेट कहिए, उसके बाद अमेरिकी प्लेट भी है, पैसिफिक प्लेट भी है, प्रशांति प्लेट, प्रशांत महासागर की जिन ऊपर में तो जल है, लेकिन जल किसी खास नीचे के बाद जो ओशन का जो बॉटम है पैदा है, और उसके नीचे जो प्लेट हैं तो वह पैसिफिक प्लेट, PACI में। तो यूरेशियाई प्लेट हो गया, अफ्रीकी प्लेट हो गया, भारतीय प्लेट हो गया, अमेरिकी प्लेट हो गया, पैसिफिक प्लेट हो गया। उसके बाद अफ्रीकी आपको हो गया, इंडियन प्लेट भी हो गया। एक और है अंटार्कटिका प्लेट, यहाँ पर बर्फ की चादरें हैं, मनुष्य रहते हैं। तो 6 प्लेट्स हैं, और ये 6 प्लेट्स आर्मी में बताया है कि 700 मिलियन ईयर्स एगो ये सारे के सारे एक साथ थे, और कालांतर में करीब 120 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना लैंड जो दक्षिण साउथ में दक्षिण वाला पार्ट था, उसके दक्षिण भारत का निर्माण हुआ है। और प्रेजेंट जो भारत का जो देख रहे हैं ना, भारत जिस रूप में है, यह 60 मिलियन ईयर्स एगो, 120 मिलियन ईयर्स एगो तो गोंडवाना लैंड टूटने लगा था। उसमें पूर्वी अफ्रीका है, उसमें आपको अंटार्कटिका का पार्ट है, दक्षिणी भारत का पार्ट है, नीचे वाला पार्ट सब है। और 60 मिलियन ईयर से वो भारत जो है, जो आज प्रेजेंट इंडिया का जो रूप देखते हो, वो 60 मिलियन ईयर से वो अस्तित्व में आया था। तो ये इसमें आपस में संचरण मूवमेंट हो रहे हैं, आपस में मूवमेंट हो रहे हैं। तो ये मूवमेंट 4 रूपों में होता है। ये मूवमेंट इसको विवर्तनिक संचरण कहते हैं। विवर्तनिक संचरण जानने के लिए प्लेट के बारे में जानना जरूरी है। पूरे धरातल पर 6 मेन प्लेट्स हैं, और उसका नोमेनक्लेचर आपको बता दिया है। यूरेशिया प्लेट है, इंडियन प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, अमेरिकी प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है, और पैसिफिक प्लेट है। 20 अदर प्लेट्स भी हैं जो मूविंग करते रहते हैं आपस में। तो एक स्लो मूवमेंट भी होता है, और कभी कभी चट्टानों में काफी भ्रंशन के चलते वो तेजी से भी होता है, जो बड़े बड़े भूकंप आने का उसका मूल कारण होता है। तो आइए इसमें देखना है कि प्लेट टेक्टोनिक जो विवर्तनिक संचरण है वह कितने रूपों में होता है। पहले तो जान गए कि सारे के सारे जो धरातल 29% है, एक जमाना में 700 मिलियन से एक था जो पैंजिया कह रहा था। 120 मिलियन ईयर्स एगो जो नीचे वाला पार्ट था गोंडवाना लैंड, वह समुद्री बाढ़ या ज्वालामुखी विस्फोट आदि के चलते धरती के अंतर्जात बड़ों के टूटने लगा। उसमें दक्षिण भारत का भाग है, ऑस्ट्रेलिया का भाग है, पूर्वी अफ्रीका का भाग है, आदि अंटार्कटिका का भी भाग है। और ये जो संचरण होते हैं
वे 4 रूपों में होते हैं। तो विवर्तनिक संचलन कितने रूपों में होता है वो जानना जरूरी है। फर्स्ट जो है होता है सडन मूवमेंट, SUDD। सडन माने आकस्मिक, एकाएक बड़े भूकंप आ जाते हैं, चट्टानी संस्तरों में भ्रंशन हो जाता है और बड़े बड़े भूकंप देखने को मिलते हैं। वह है सडन मूवमेंट, इकाई आकस्मिक संचलन। हिंदी में क्या कहते हैं? आकस्मिक संचलन, और अंग्रेजी में कहते हैं सडन मूवमेंट्स। और यह अक्सर बड़े भूकंपों से देखे जाते हैं। जो बड़े भूकंप होते हैं, जो प्लेट्स आपस में टकराते हैं और वही प्लेट के टकराने से पर्वतों का निर्माण होता है और उसी चलते सडन मूवमेंट होता है। ऐसा देखा गया है न्यूजीलैंड में 1885 का भूकंप, 1891 में जापान का भूकंप, ऐसे अनेक बड़े भूकंप हुए हैं। इसमें धरातल का कुछ भाग या तो अपलिफ्ट कर गया या सबसिडेंस धसान कर गया। ये सडन मूवमेंट, प्लेट जो बड़े बड़े प्लेट्स हैं और उसके मूवमेंट से जो धरातल पर असमानताएं दिखाई देती है, अगर ये मूवमेंट नहीं हो तो धरातल पर असमानता नहीं दिखाई देगा, न कहीं पर्वत बनेगा, न कहीं पठार बनेगा, न कहीं समतल मैदान होंगे। ये सारे के सारे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स के चलते निर्माण होता है। तो फर्स्ट तो है सडन मूवमेंट जो अक्सर भूकंपों के साथ देखे जाते हैं। दूसरा, चलो के बारे में थोड़ा सा हल्का देख लिया जाए। दूसरा है स्लो मन होता है धीरे, स्लो एंड सेकुलर, लगातार धीरे धीरे ही हो रहा है और वो पता नहीं चलता है। जैसे भारत के पूर्वी समुद्र तटों पर जो पुलिन बीच देखे जाते हैं, कुछ ऊंचे टीले जो रहते हैं, धीरे धीरे पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ टीला 15 से 20 मीटर ऊंचा टीला दिखाई देता है। अरब सागर साइड में दिखाई भी देता है और बे ऑफ बंगाल के साइड में भी जो है पुलिन है, बीच है, तो दिखाई। तो स्लो एंड सेकुलर मूवमेंट होते हैं, स्लो एंड सेकुलर मूवमेंट होते हैं। स्थल खंडों के समुद्र की ओर, स्थल खंडों के जो लैंड बॉडी है समुद्र की ओर बढ़ने को नेगेटिव मूवमेंट कहा जाता है और समुद्र के स्थल खंडों की ओर बढ़ने को पॉजिटिव मूवमेंट कहा जाता है। इसको याद रखना है। स्थल खंडों के, मान लीजिए लैंड बॉडी है, समुद्र की ओर ऐसा होगा कि पानी हो गया और लैंड ऊपर दिखाई गया। और कभी कभी होता है समुद्र का पार्ट स्थल खंडों की ओर आ गया, दिस इज द नेगेटिव मूवमेंट। और स्थल खंड जो वाटर बॉडीज की ओर गया उसको कहते हैं नेगेटिव मूवमेंट। फर्स्ट स्थल खंड समुद्र की ओर गया और नेगेटिव मूवमेंट हो गया, और समुद्र का जल अगर स्थल खंडों की ओर गया तो उसको कहते हैं पॉजिटिव मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लो एंड सेकुलर मूवमेंट पहला भूकंपों के साथ देखे जाते हैं, दूसरा दिखाई नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे उसका निर्माण होता है, स्लो एंड सेकुलर मूवमेंट। और तीसरा जो टेक्टोनिक मूवमेंट होता है वह है वर्टिकल मूवमेंट। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर मूवमेंट। अब समतल ऐसा है और एकाएक कब दिखा कि यहाँ पर एकाएक पहाड़ जैसा कुछ बन गया, दिस इज द वर्टिकल। द वन पार्ट अपलिफ्ट एंड द अदर पार्ट सबसाइड। तो सबसिडेंस हो गया, अगर धसान हो गया तो वो नीचे चला गया, एंड वर्टिकल हुआ तो एक पार्ट ऊपर चला गया। तो ये सारा धरती के अंतर्जात बलों से होता है। दो तरह के बल कार्य कर रहे हैं, एक अंतर्जात बल भी कार्य करते हैं और बहिर्जात बल भी कार्य करते हैं। अब देखिए ना, कहीं कहीं चक्रवात आ जा रहा है, जोरों की हवाएं बहने लगती है और उससे भी बहुत सारा चीज, कहीं का बालू बहुत जाकर जमा हो गया तो धरातल पर कुछ असमानताएं दिखाई देने लगती है। तो एक बाहरी, अब कभी कभी बाढ़ आ गया, बाढ़ से भी ऐसा होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि नदियां अपनी धारा ही बदल देती है। तो एक अंतर्जात बल है, धरती के अंतर का बल का काम कर रहा है, एक बहिर्जात बल है जिसके चलते धरातल पर असमानताएं दिखाई देती है। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं झील है, आदि आदि चीजें होती है। ज्योग्राफी में एक बार अगर आपको आनंद आ जाएगा, समझ में आने लगेगी तो बहुत मजा आएगा। इस विषय से आप सिविल सर्विसेज पे भी विषय लेकर के रख सकते हैं। आप तो सिविल सर्विसेज में मात्र एक विषय लेकर के आपको करना है और जीएस वाला पोर्शन को अच्छा करना है, आप सिविल सर्विसेज कर सकते हैं। तो आरंभ में किसी भी विषय को बढ़िया से अगर आप बना लेते हो, एक बार रुचि अगर पैदा हो जाएगी तो ऐसी ही आप खोजी वृत्ति की हो जाएगी। जब खोजी वृत्ति हो जाएगी तो बहुत चीज आप खोजेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसमें 4 तरह का मूवमेंट है। पहले आपको प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट बता दिया कि पूरे जो धरातल था 6 बड़े प्लेट से जुड़े हुए थे और उन प्लेट्स में जो संचरण हुआ, एक ऊपर वाला जो था अंगारा लैंड था, नीचे गोंडवाना लैंड था, 120 मिलियन ईयर एगो वह समुद्री बाढ़ और ज्वालामुखी विस्फोट आदि के साथ वह टूटने लगा। उसमें दक्षिण भारत का भी पार्ट आता है। और ये मूवमेंट जो है विवर्तनिक संचलन 4 रूपों में होता है। फर्स्ट इज सडन मूवमेंट, एकाएक जो भूकंपों के साथ देखे जाते हैं। सेकेंड जो है स्लो एंड सेकुलर मूवमेंट, वो धीरे धीरे होता है, वो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन धीरे धीरे होगा। और स्थल खंडों के समुद्र की ओर बढ़ने के संचरण को नेगेटिव मूवमेंट्स कहते हैं और समुद्र के जल को स्थल खंड की ओर बढ़ने को
पॉजिटिव मूवमेंट कहते हैं। तो इस तरह से दो टॉपिक फिनिश, सडन मूवमेंट एंड सेकेंड इज स्लो एंड सेकुलर मूवमेंट। एंड थर्ड जो मूवमेंट है वह है वर्टिकल मूवमेंट, ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर उठा हुआ है। अब एकाएक जो प्लेट है किसी कारण से वह टूट गया तो एक भाग ऊपर उठ गया, एक भाग में धसान होगा, सबसीडेंस हो गया, अपलिफ्ट होगा तो ऊपर हो गया, एडजस्ट किया तो धसान हो गया। तो वर्टिकल मूवमेंट तो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर मूवमेंट। और एक और मूवमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से पर्वतों का निर्माण होता है और वह है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अब चट्टान हॉरिजॉन्टल तो मतलब क्षैतिज लेटा हुआ जो प्लेट है हॉरिजॉन्टल, HORI हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो इस तरह से, वो समानांतर रूप से इस तरह से है। और इस चट्टानों का जो लेयर है ये कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेशन, दबाव और टेंशन, तनाव, कंप्रेशन एंड टेंशन दोनों फोर्सेस लगते रहते हैं। तो कंप्रेशन के चलते जब इस पर दबाव होगा, अभी दो प्लेट हैं आपस में दबाव होगा तो इस तरह का टोपोग्राफी बनता है धरती के ऊपर। और इस तरह का जो टोपोग्राफी हस्तलाकृति है वही तो पर्वतों का निर्माण है। पर्वतों और पठारों के निर्माण में अंदर का जो प्लेट में कंप्रेशन होता है जिसके चलते, दबाव के चलते पर्वत का निर्माण होता है। और तनाव, टेंशन के चलते एक भाग टूट जाता है, टूट जाने से फॉल्टिंग होता है, भ्रंशन होता है। और कंप्रेशन से, कंप्रेशन जो उसमें बलन होता है, बलन को अंग्रेजी में फोल्डिंग कहते हैं, इसी से फोल्ड माउंटेन बनता है। जो एशिया का जो हिमालय है, यूरोप का जो आल्प्स है, उत्तरी अमेरिका का जो रॉकी है, दक्षिण अमेरिका का जो एंडीज है, दीज आर द फोल्ड माउंटेन। वहां बलन हुआ है, बलन हुआ, इस तरह से दबाव पड़ा, दबाव से बलन, इसी से बलित पर्वत उसको कहता है, उसको मोरदार पर्वत कहता है। और तनाव के चलते क्या होता है, जो टूट जाता है, टेंशन हुआ किसी कारण से अंतर्जात बलों में, टेंशन हुआ तो एक भाग टूट गया तो एक भाग नीचे चला गया, उसको फॉल्टिंग कहते हैं। तो भ्रंशन होता है, एक बलन भी होता है, एक टेंशन से भ्रंशन हो गया और कंप्रेशन से बलन हो गया, उससे फोल्ड माउंटेन बना। और एक टेंशन से फॉल्ट माउंटेन को भ्रंश पर्वत कहते हैं। पर्वत पढ़ाया जाएगा, पर्वत भी चार तरह के होते हैं, बताएंगे कि बल्क पर्वत का निर्माण कैसे होता है, भ्रंश अभी दूसरा से बता ही दिया गया। उसके बाद ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं, उसके बाद एक रेजिडुअल एंड डिजेक्टेड माउंटेन होते हैं, अवशिष्ट पर्वत। तो पर्वत चार होते हैं, तो बाद देखा जाएगा, पर्वत का चैप्टर होगा उसमें होगा। अभी हम लोग भू संचरण के बारे में कहे कि ये जो 29% लैंड बॉडी है कालांतर में एक ही साथ जुड़ा हुआ था। तो धरती के अंतर्जात बलों से इसमें अलग अलग ये भूखंड टूटने लगे और ये भूखंड टूटने लगे और अंतर्जात बलों के चलते इसमें संचरण होने लगा। और यह संचरण चार रूपों में है। द फर्स्ट इज द सडन मूवमेंट, सेकेंड इज द स्लो एंड सेकुलर मूवमेंट, थर्ड इज द वर्टिकल मूवमेंट एंड द फोर्थ एंड द लास्ट इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इस तरह से चार तरह का संचरण, भू संचरण होता है। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट जो कंसेप्ट है उसकी तरफ ये जानना जरूरी है। और दूसरा जो इसमें टॉपिक है, तीन टॉपिक है, भू संचरण आपको समझ में आ गया होगा, कैसे जो पूरे धरातल जो कहे एक साथ था और एकाएक जो है इसमें कुछ अंतर्जात पर हुआ, समुद्री बाढ़ आ गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, जिसके चलते ये भूखंड टूटने लगे और टूटने के बाद में इसमें चार तरह की जो गतियां हुई इस बार आप समझिए। तो भू संचरण फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक इज फिनिश्ड। नाउ कम्स द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वोल्केनो, ज्वालामुखी। मैंने शुरू में बताया था ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर पहला समझ में आ जाएगा तो दूसरा भी समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और दूसरा समझ में आ जाएगा तो तीसरा भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं दूसरा जो है वह है ज्वालामुखी। देखिए कोई भी चीज समझने के लिए अगर आप उसके टॉपिक के टर्म को अगर समझ लेते हो आधा हो जाता है, कहा जाता है बेल बिगन हाफ रन। अगर आप किसी चैप्टर्स का हेडिंग कोई अगर आपको समझाया था, पहला भू संचरण, अर्थ मूवमेंट्स, अर्थ का आपके स्वरूप को बता दिया, प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट को बता दिया, अब आपके दिमाग में हुआ कि हाँ इस तरह के अंतर्जात बलों के चलते जो धरती पर जो असमानताएं दिखाई देती है उसी के चलते हो रहा। नाउ कम तो सेकंड है ज्वालामुखी। देखिए नाम से ही लग रहा है ज्वाला, ज्वाला का मतलब फ्लेम, अब मुखी किसी मुख से जो ज्वाला निकल रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि धरती के अंदर तरल तप्त पदार्थ और चिपचिपा पदार्थ को क्या कहते हैं, पहला चैप्टर पढ़ाए थे सुनिए, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, उसको मैग्मा कहते हैं। और यही मैग्मा जब धरातल पर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो ज्वालामुखी मन वो एक ऐसा मुख है, एक ऐसा मुख है, अगर ऐसे कर दिया जाए इस तरह से एक मुख है सर, और इसको इस तरह से आप इसको बना देते हैं,
इस शंकु शेप का हो जाता है। दिस इज द मुख ज्वालामुखी। और ये धरातल के नीचे वाला पार्ट है और इससे हो करके, इसी से हो करके सब निकला है और इधर से जमा हो गया है। तो ये ज्वालामुखी का यह है धरती के नीचे का तरल पदार्थ। और गर्म चीज का स्वभाव होता है कि ऊपर की ओर उठना। और कहीं कहीं चट्टान बहुत कठोर है, कहीं दुर्बल है। तो जहां दुर्बल है स्वाभाविक है कि उसको फोड़ करके वो ऊपर की ओर निकल जाता है, फूट के निकल जाता है। और निकलने के बाद तो काफी ताप रहता है और निकलने के बाद लाव काफी, तो पहाड़ ज्वालामुखी पहाड़ बना देता है। और यह दो रूपों में होता है। ज्वालामुखी कितने रूपों में होता है? दो रूपों में होता है। एक तो मैग्मा धरती के नीचे से चला और रास्ते में ही संघनित हो गया। तो आपको बताया ना हाइपोवैशन रॉक्स, नहीं 3 तरह का बताए थे। ऊपर वाला जो है एक प्लूटोनिक जीनियस रॉक बताए थे, एक हाइपोवैशन बताए थे, एक वोल्केनिक ऊपर जो निकल गया। ये ऊपर में नहीं निकला, मान ले कि रास्ते में ही जम गया। उसमें बताए थे लैकोलिथ, बैकोलिथ, डाइकैंसिल वो नीचे में। और फुट के ऊपर जो निकल गया तो तो पहाड़ भी बना देता है। तो दो रूपों में ज्वालामुखी कितने रूपों में होता है? दो रूपों में। एक धरातल के नीचे ही जम गया, एक धरातल को पुणे के पास बहुत गर्म गीजर वगैरह, गर्म जल के सोते भी वहां के धुआं निकलते हैं, गर्म गीजर वगैरह भी ऊपर में निकलते हैं। एलोस्टोस पार्क जो अमेरिका में है बराबर जो है प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर वो नीचे से फूट करके निकलता है। अमेरिका क्या है कि एलोस्टोस पार्क जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर धरातल के नीचे से फूट करके निकलता है। अब सर देखिए तो बहुत ही आश्चर्य है कि धरती के नीचे क्या हो रहा है, कब क्या होगा कहना मुश्किल है। अभी आप यहाँ से मैं वीडियो बता रहा हूँ, वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्षण भर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। नहीं, क्षण भर में धरती के नीचे क्या हो रहा है, एकाएक हो सकता है कि यहाँ कुछ ऐसा चीज हो जाए, यहाँ पहाड़ बन जाए, नदियां अपनी धारा बदल दे, ऐसा होता है। ये नहीं, तो ये ज्वालामुखी सेकंड चैप्टर यह दो रूपों में होता है। अब उद्गार जो है, इरप्शन, उद्गार की तीव्रता के हिसाब से, इंटेंसिटी ऑफ इरप्शन के हिसाब से ज्वालामुखी को 3 रूपों में जानता है। केवल नोमेनक्लेचर जान जाए, फिर इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो बहुत सारा चीज, अभी सारा चीज नहीं हो पाता। क्वेश्चन आंसर जब हम कराएंगे तो कुछ चीज जो अभी छूट गया वो पूरा कर दिया जाता है। जब भी आप चैप्टर पढ़िए, बाद में जो इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे तभी जाके चैप्टर्स पूरा माना जाएगा। केवल इस तरह से सुन लेने से नहीं होगा, फिर क्वेश्चन आंसर जब कराएंगे तब आपको और क्लियर होगा। तो उद्गार की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इरप्शन के हिसाब से वोल्केनो 3 तरह के होते हैं। एक तो एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी। अब कुछ ऐसे जगहों पर है जैसे स्ट्राम्बोली, लिपारी द्वीप का स्ट्राम्बोली है जो हमेशा निकल रहा है, जहां उद्गार हमेशा दिखाई दे रहा है, हमेशा उद्गार निकल रहा है, फ्लेम निकल रहा है। तो उद्गार के पहला हो गया एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव का मतलब सक्रिय, जागृत ज्वालामुखी। फर्स्ट इज द जागृत ज्वालामुखी। सेकेंड है डॉर्मेंट, प्रसुप्त ज्वालामुखी, सोया हुआ है। उसकी तीव्रता मैंने पहले कभी हुआ था, अभी सोया हुआ कोई चीज नहीं, फिर कभी फूट जाएगा। तो उद्गार की तीव्रता के हिसाब से ज्वालामुखी 3 रूपों में होता है। नाम से ही, नोमेनक्लेचर से क्लियर है। तो फर्स्ट इज एक्टिव वोल्केनो, द सेकेंड इज डॉर्मेंट, अंग्रेजी में कहा था डॉर्मेंट, हिंदी में कहा था प्रसुप्त ज्वालामुखी। नाम से लगा प्रसुप्त मैंने सोया हुआ, सुप्त में प्र अक्षर लग गया तो सोया हुआ वो कभी भी जग सकता है, ऐसे ज्वालामुखी है दुनिया में। तो उसको कहते हैं डॉर्मेंट। फर्स्ट इज द एक्टिव वोल्केनो और सेकेंड इज डॉर्मेंट वोल्केनो एंड द थर्ड इज एक्सटिंक्ट या डेड वोल्केनो। वो पूर्णतः सो चुका होता है, उसकी उद्गार होने की पूरी संभावना नहीं है, अब वो नहीं होने वाला है। तो इस तरह से उसको EXTINCT एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो ऐसे ज्वालामुखी 2 रूपों में होता है। एक धरातल के नीचे हो जाता है, एक जो धरातल को फूट करके ऊपर में धुआं है, गीजर है, धरातलीय जो मैग्मा का जो लावा है निकलता है और पहाड़ बन जाता है। तो एक तो नीचे से ऊपर हो गया, एक तो नीचे में ही हो गया और एक ऊपर हो गया। और उद्गार की तीव्रता से वोल्केनो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक्टिव वोल्केनो, दूसरा डॉर्मेंट वोल्केनो और तीसरा एक्सटिंक्ट वोल्केनो। और एक्टिव वोल्केनो में कुछ वोल्केनो आज भी हैं, जैसे इटली के सिसिली का एटना वोल्केनो, वहां आज भी धरातल के नीचे से उद्गार निकल रहा है, इरप्शन हो रहा है। और एक आपको है भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप, मेडिटेरेनियन सी में एक लिपारी आइलैंड है, वहां पर स्ट्राम्बोली। तो भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप का स्ट्राम्बोली जो है वो एक्टिव वोल्केनो का ज्वलंत उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट ज्वलंत। भूमध्य सागर का उसको प्रकाश स्तंभ भी कहा था, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। एक्टिव वोल्केनो बराबर निकल रहा है, धुआं है, गैस है, फ्लेम जो निकलते जा रहा है वो भूमध्य सागर में है। तो इसका हो गया। अब डॉर्मेंट का एक दो उदाहरण देख लिया जाए, जैसे जापान का फ्यूजियामा, जिसको पवित्र पर्वत भी कहा था,
वो ज्वालामुखी विस्फोट से ही वहां पर इतना निकला और वो लावा वगैरह वो पहाड़ बन गया। इटली का विसुवियस है, जापान का फ्यूजियामा है, आदि आदि जो है। ऐसे तो एक्टिव वोल्केनो का पूरे संसार में करीब 500 के आसपास है, लेकिन मेनली आपको जानना है उस 500 के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। और एक है एक्सटिंक्ट है, वो है अफ्रीका के किलिमंजारो वाला। अफ्रीका के किलिमंजारो का जो वोल्केनो हो वो पूर्णतः शांत हो चुका है। फिर ईरान का भी 2 उदाहरण है, कोह सुल्तान है, देमबंद है, आदि आदि। वो जो है डेड है, उसकी कोई उम्मीद नहीं कि उसका इरप्शन, उसका उद्गार फिर होगा। तो इस तरह से ये ज्वालामुखी के बारे में आपको नाम से ही आपको पता लगा कि ऐसा मुख, और इसका जो मुख होता है ना, इसका भी नोमेनक्लेचर पूछा जाता है कि जिस मुख से होकर के ज्वालामुखी अवशिष्ट पदार्थ यथा लावा, गैस आदि निकलता है, उस मुख को क्या कहते हैं। जब प्रश्न बताया जाएगा उसमें बहुत सारा चीज और भी पहले तो समझाने के हम समझा रहे हैं, जो बेसिक बात जो आपको बता रहे हैं, कुछ जो छूट गया उसमें और सारा चीज क्वेश्चन में बताएंगे और वही क्वेश्चन हो पाएगा। ये क्वेश्चन आता है कि ज्वाला उस मुख का नोमेनक्लेचर क्या होता है जिस मुख से होकर लावा, गैस आदि निकलते हैं। उस मुख को कहते हैं, अंग्रेजी में क्रेटर कहा जाता है और हिंदी में बीबर कहा जाता है। कॉन्सेप्ट है तो जो रहता है कॉन्सेप्ट है। और ये जो मुख है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बीबर, अंग्रेजी में क्रेटर। ये कभी कभी तो कई किलोमीटर तक होता है, इसका मुख बहुत बड़ा होता है, कभी कभी कुछ मीटर तक होता है और कभी कभी कई किलोमीटर तक होता है। अब कई किलोमीटर जिसका मुंह ही होगा तो कल्पना कीजिए जो धरती से नीचे कितना लावा गैस का, तब ना वहां पहाड़ जैसा बन जाता है, समझना। और यही मुख का आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसके लिए नोमेनक्लेचर बना हुआ पूछ देगा। ज्वालामुखीय मुख का आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग काल्डीरा कहते हैं। और बड़ा आकार है और पानी उनी जमते जमते तो झील का रूप धारण करता है। महाराष्ट्र का जो लोनार झील है वो ज्वालामुखीय कुंड का ही तो उदाहरण है। महाराज पूछ देता है कि महाराष्ट्र का जो लोनार झील है वह किस प्रकार का झील है, तो वह ज्वालामुखीय कुंड का ही उदाहरण है। यह मुख बहुत बड़ा हो गया, पानी उनी जम गया, वह झील का रूप धारण कर लिया। तो इस तरह से आपको भू संचरण के बारे में भी बेसिक बात आपको बता दिया गया, जो पहले एक ही साथ था, कैसे अंतर्जात बलों से वो प्लेट टूटने लगा और जो टूटने लगा उसमें कितने तरह की गतियां होती है, 4 तरह का हो गया, जो मूवमेंट्स को बता दिया गया। ये जो ज्वालामुखी है जिस मुख से होकर लावा गैस आदि जो धरती के नीचे का तल पदार्थ जो मैग्मा है ऊपर आता है तो लावा हो जाता है। यह दो रूपों में होता है, ये भी बता दिया गया। और इसके मुख को क्या कहा जाता है, या उसका मुख जब बड़ा हो जाता है तो क्या कहता है। और इससे एक सबसे ऊंचा, कुछ क्वेश्चंस में भी आपको बताएं, जो माउंट कोटोपैक्सी है इक्वेडोर में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, उस सब क्वेश्चंस में आपको कुछ बता दिया जाएगा। एंड द थर्ड टॉपिक इज भूकंप। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से डरता है। सबसे भयावह जो प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलामिटी होता है वो है भूकंप, भूमि का कांप जाना। मैंने शुरू में ही बताया था कि ये तीनों जो टॉपिक है एक दूसरे से कोरिलेटेड है। भूमि कैसे कांप जाएगा भाई, एकाएक जब धरती के नीचे का प्लेट्स आपस में सडन मूवमेंट अगर हो रहा है, आपको पता है ना भूसंचरण का फर्स्ट जो टेक्टोनिक मूवमेंट था सडन मूवमेंट है, ये अक्सर भूकंपों के साथ देखते हैं। तो जिस पर टिका हुआ है प्लेट पर, वही प्लेट अगर एकाएक चट्टानी दरार या चट्टानी भ्रंशन हो जाए, नीचे गिर जाए, पानी में ही कोई एक पत्थर को आप फेंक दीजिए तो देखते हैं इस तरह से ऐसे 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 करते और वो कांपने लगता है। तो नीचे भी तो बहुत सारा जो मैग्मा वगैरह पदार्थ है, बहुत सारे प्लेट्स हैं, कहीं भ्रंशन हो गया, चट्टानी रॉक्स लेयर्स में कहीं भ्रंशन हो गया तो ऊपर का चीज में स्वाभाविक है वो कंपन हो जाएगा। कंपन को अंग्रेजी में ट्रेमर्स कहते हैं। और भूकंप धरातल के नीचे जहां उत्पन्न होते हैं, क्वेश्चन पूछा था, उसको हिंदी में भूकंप मूल भी कहते हैं, उद्गम केंद्र भी कहते हैं। तो धरातल से नीचे भूकंप जहां उत्पन्न होते हैं उसको फोकस कहा जाता है, भूकंप मूल कहा जाता है, उद्गम केंद्र कहा जाता है। धरातल से नीचे, अब धरातल मान लीजिए दिस इज द सरफेस और यहाँ पर निकला, तो स्वाभाविक बात है यहाँ से जो सबसे ऊपर का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होगा, इसको कहते हैं फोकस। इसको क्या कहते हैं, फोकस, भूकंप केंद्र या उद्गम केंद्र। भूकंप धरातल से नीचे भूकंप जहां उत्पन्न होते हैं और भ्रंशन के चलते अंदर का जो लेयर है टूटा, किसी जैसा हुआ, मैग्मा और तरल पदार्थ तो है ही, और उसके चलते ऐसे ऐसे हुआ और धरती को पूरा ऊपर का जो क्षेत्र हुआ, तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है एपी सेंटर। दिस इज द फोकस, धरातल का नीचे वाला पार्ट दिस इज द फोकस। इसके जस्ट ऊपर का पार्ट होता है उसको कहते हैं अधिकेंद्र, एपी सेंटर।
और भूकंप में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बर्बादी कहाँ होती है, तो भूकंप में सबसे अधिक बर्बादी यानी डिस्ट्रक्शन एपिसेंटर अब यहाँ के इर्द गिर्द, अब इसको मान लीजिए यहाँ पर हुआ तो इसके आसपास, क्योंकि भूकंप का केंद्र यहाँ पर था, नेपाल में था, चाहे और कहीं कहीं आता है तो लोग आता है कि भाई भूकंप का केंद्र यहाँ था। तो जैसे जैसे आप दूरी पर जाएंगे तो वहां पर कंपन की इंटेंसिटी कमता जाता है, और जहां पर होगा वहां स्वाभाविक बात है वहां पर ज्यादा इंटेंसिटी होगा, जहां पर ज्यादा भूकंप का इंटेंसिटी होगा, जो वेव्स हैं सिस्मिक वेव्स जो हैं, तो वहां पर अधिक बर्बादी होती है। और इसके मापने का भी दो पैमाना है, आपको क्वेश्चन में बताएंगे, एक मर्केली पैमाना होता है और एक पैमाना होता है रीचर पैमाना। 1935 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रीचर ने इसका प्रतिपादन किया था, और मर्केली पैमाना में 0 से 12 तक काम किया जाता है, लेकिन मेन रीचर पैमाना में है जिसमें 0 से 9 तक आता है। बहुत सारे भूकंप संसार में आए हैं, और भूकंप में भी तीव्रता के आधार पर होता है। कुछ भूकंप तो ऐसे हैं जो हल्के झटके महसूस होते हैं, जैसे सुरंगों में, सुरंग कोई है, टनल है, उसका छत टूट गया और हल्के क्षेत्रों में थोड़ा सा हल्का कंपन हो गया। को कभी ज्वालामुखी सक्रियता वाले क्षेत्रों में भी ऐसा होता है कि हल्का हल्का हुआ। लेकिन जो बड़े भूकंप आते हैं, जैसे 1934 में बिहार में भूकंप आ गया था, 1951 में असम में भूकंप आया था, ऐसे दुनिया आपके यहाँ तो 1968 में भी एक भूकंप आया था। अब भारत में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर जिसे भूकंप क्षेत्र नहीं माना जाता, वहां भी भूकंप आ गए। जैसे 1967-68 में कोयना, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र कोयना में आया था। लातूर में 1993 में भूकंप आया था, जो भूकंप मुक्त क्षेत्र माना जाता है, जहां पर्वत निर्माणकारी शक्तियां आज भी सक्रिय है, आज भी हिमालय का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब अंदर का प्लेट आपस में कंप्रेशन हो रहा है। इसलिए पहले हिमालय की ऊंचाई हम लोग बताते थे बच्चों को 8,848 मीटर, और आज बच्चों को उसका माउंट एवरेस्ट की हाइट बताया जाता है 8,850 मीटर। इसका मतलब है कि पर्वत निर्माणकारी शक्तियां आज भी सक्रिय है। तो बड़े बड़े भूकंप आए हैं, और वर्ल्ड में जो भूकंप आते हैं उसमें भारत में भी भूकंप आते हैं। हिमालय वाला जो रेंज है उसमें बिहार का भी कुछ भाग है, हम लोग को बिहार का जो क्षेत्र है ना, ये भूकंपीय क्षेत्र में आता है, पर लेस इंटेंसिटी है। और नेपाल उपाल और भूटान वाला जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र के उधर का, वो अधिक माना जाता है। कुछ क्षेत्र भूकंप रहित ही माना जाता है, लेकिन धरती के नीचे क्या हो जा रहा है कहना मुश्किल है। अब 1968 में जो कोयना का भूकंप आया था, इसके बारे में भूवैज्ञानिकों ने कहा कि जलाशय जनित चट्टानी दरार, इतना ना जलाशय, धरती के ऊपर हम लोग इतना ना छेड़छाड़ कर रहे हैं जिस प्लेट पर टिका हुआ है। आप कभी कभी बहुत गगनचुंबी मकान ही बना लेते हो, अब धरती के नीचे का प्लेट कैसा है,